टीचर को उड़ा दोगे बम से तुम। बफर की डेफिनेशन लिख ली थी। मॉड्यूल एक बार हो चुका डिस्कस। टाइप्स ऑफ बफर में दो हेडिंग पढ़ने हमें, सिंपल बफर्स एंड मिक्स्ड बफर्स। मेन कैटेगरी जिसका लगभग क्वेश्चन आना है वो मिक्स्ड बफर्स होते हैं। उसमें आप दो सब हेडिंग्स पढ़ेंगे, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स। जो भी क्वेश्चन बनने प्राइमरीली उस दूसरी कैटेगरी के बनने। ये कैटेगरी आप सिर्फ नाम से लिख रहे हो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, उनमें से जो आखिरी कैटेगरी थी सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसी का ही दूसरा नाम सिंपल बफर होता है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो WAWB वाला है उसी को सिंपल बफर बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी नाम जो सॉल्ट है और वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है, ये सिंपल बफर काउंट होगा। अगर इस कैटेगरी को मैं बफर बोल रहा हूं तो मेरे को बस बफर की जो प्राइमरी डेफिनेशन है वो प्रूव करा देनी है, तो ये चीज बफर है, अपने आप ही साबित हो जाएगा। बफर की डेफिनेशन है पीएच में चेंज को रेजिस्ट करना, उसका पीएच आसानी से चेंज ना हो। तो इस कैटेगरी के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। ये फॉर्मूला ही प्रूफ है कि ये बफर है। ये फॉर्मूला ही प्रूफ है कि ये बफर बन सकता है, ये वाला सॉल्ट का और पानी का जो सॉल्यूशन है। क्योंकि आपने बफर की डेफिनेशन में डज नॉट चेंज में कब कब चेंज नहीं होता बता रखा है। एक, स्मॉल क्वांटिटी में एसिड बेस मिलाया जाए तो, या डाइल्यूशन किया जाए तो देखिए इस फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एसिड बेस मिलाने से या डाइल्यूट करने से वैल्यू में फर्क आए। ये 7 या हाफ pKw टेम्परेचर के अलावा कभी चेंज नहीं होगा। वैसे ये वाले pK भी टेम्परेचर के अलावा कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूला इटसेल्फ आपको प्रूव कर रहा है कि इसमें बफर एक्शन शो होगा। तो 7 या 1/2 pKw pKb ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो pH remains unchanged on adding small quantity of acid or base. तो इस फॉर्मूले में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, सारी चीजें तब तक फिक्स रहेंगी जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। डेफिनेशन के बाद आपने pH ऑफ बफर्स में चेंज ये भी लिखा है। में चेंज में लार्ज क्वांटिटी में मिला दे तो भी हो सकता है, टेम्परेचर बदल जाए तो भी हो सकता है, या रेशियो ऑफ, अभी आप आज इस तरीके के फॉर्मूले लिखेंगे, एसिडिक बफर में इस तरीके का और बेसिक बफर में इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको pH या pOH कांस्टेंट रखने के लिए pKb पार्ट तो वेरिएबल नहीं है, वो तो एसिड बेस का फिक्स है, लेकिन ये रेशो ये बदल सकती है। तो अगर आपने बफर में एक बार सॉल्ट और एसिड 1:1 में मिलाए, अगली बार 3:1 में मिला दिए, तो वो रेशो बदलने से आपको pH में अंतर दिखता। तो इसीलिए हमने वहां पे लिखा था कि
जिन कंपोनेंट से बफर मिलके बना है, अगर वो कंपोनेंट्स की आपस में रेशियो बदल जाएगी तो पीएच ऑफ बफर में चेंज। लेकिन अभी मेरा पर्पस बफर का पीएच चेंज नहीं होता, कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ये साबित करना था। और इस फॉर्मूले से ये इजीली साबित हो रहा है कि अदर देन टेम्परेचर इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। हम एक दूसरे तरीके से भी बफर एक्शन शो कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने CH3 COO NH4 लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन लिख दी। हमने नेट रिएक्शन लिखने में ऐसा सीखा था कि सॉल्ट को आयंस में तोड़ देते हैं, वाटर को नहीं तोड़ा जाता। उधर कोई स्ट्रांग है तो टूट जाता है, स्ट्रांग होता टूट जाता तो एक आयन कैंसिल होता था। कैटायनिक या एनायनिक एक ही पार्ट की हाइड्रोलिसिस होती थी। वीक एंड वीक में कोई भी आयन नहीं कटता था, दोनों की हाइड्रोलिसिस होती थी। अब आप मैथमेटिकली भी कुछ ऐसा थ्योरेटिकली भी ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि इस चीज को बफर कैसे बोला जाए। तो डेफिनेशन ऑफ बफर है कि इसमें बाहर से कुछ एसिड बेस मिलाएंगे तो इसमें फर्क नहीं आना चाहिए। तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टाइल में ऐसा कुछ समझाना है कि जब मैं एसिड मिलाऊं यानी H+ ऐड कर रहा हूं तो इसमें वो H+ कहां खप गया, वो कहां एडजस्ट हो गया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने बेस ऐड किया, OH- ने ऐसा क्या किया कि वो यहीं पे ही कैंसिल आउट हो गया और उसका मुझे असर नहीं दिख रहा। तो अगर मैंने बोला ऑन एडिंग एसिड यानी कि H+, तो आपको लेफ्ट साइड पे वो स्पीशीज ढूंढनी है जिसके साथ ये H+ जुड़ गया होगा, रिएक्ट करा होगा। तो H+ नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट हुआ होगा, CH3 COO- और H+ से CH3 COOH बनता। इस रिएक्शन के होने की वजह से क्या होगा, CH3 COO- तो कम हो रहा है, मैं इस पे एरो डाउनवर्ड लिख दे रहा हूं, और CH3 COOH बन रहा है, ये नाम उधर वाला है और ये बनने का मतलब है ये बढ़ रहा है। अगर मैंने सिर्फ इतनी बात दिखाई तो मैं अभी बफर एक्शन साबित नहीं कर पाया हूं, क्योंकि उस चीज का कम होना या इस चीज का बढ़ना दोनों ही ली चाइल्ड प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे बैकवर्ड ही समझा रहे हैं। तो बैकवर्ड अगर जाएगी रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो गया। मुझे कुछ ऐसा समझाना है कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाएगा। तो जैसे मैंने इधर के एक बंदे को पकड़ा कि H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा, उधर के दो नामों में से भी H+ एक के साथ रिएक्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि H+ किससे आया, एसिड से, तो वो उस बेस ढूंढेगा ना, और उधर आपके पास बेस है तो उसी H+ ने NH4OH से रिएक्शन करी, NH4OH से रिएक्शन करी। क्या लिख दूं, NH4+ और H2O, फिर बनाइए तीर नीचे ऊपर, NH4OH खर्च कर रहे हो कम, NH4+ बन रहा है, इधर वाला नाम हो गई तराजू बराबर। अब इधर के दो नामों में से एक डाउन गया तो दूसरा अप हो गया, उधर वाले में एक अप गया तो दूसरा डाउन हो गया, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रह पा रहा है। हालांकि हमें इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की कहीं जरूरत पड़ती नहीं है, बट दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कि बफर कैसे काम करता है। उसमें आपने H+, मैंने अभी H+ का इफेक्ट दिखाया, सेम लॉजिक आप OH- से भी समझा पाओगे और पीएच अनचेंज रह जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। मॉड्यूल में एक थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें बफर हेल्प इन मेंटेनिंग कांस्टेंट पीएच ड्यू टू, और उसमें अलग अलग रीजंस लिखे, उनमें से ये जो यहां पे होते हुए दिखाया गया इसी को वर्बली लिख रखा है। दे कंबाइन विद वन ऑफ द आयंस टू फॉर्म
अनडिसोशिएटेड एसिड और बेस, वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसी तरीके से बफर पीएच को कांस्टेंट मेंटेन रखे हुए है। क्या कर रहा है बफर? जब आप उसमें H+ या OH- मिलाओगे तो वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से रिएक्ट करेगा के बदले कुछ और नया बनाएगा, लेकिन जो जो रिएक्शन में खर्च होंगे और जो जो नया बनेगा वो काइंड ऑफ बैलेंस आउट हो जाता है। इस वजह से बफर में कांस्टेंट पीएच देने की टेंडेंसी होती है। सेम मैथ्स अगर हम बेस यानी OH- से समझा रहे हैं, वो रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। OH- किसको पकड़ेगा? नेगेटिव आयन है तो प्लस को पकड़ता, तो LHS के NH4+ से रिएक्ट करता, NH4OH बनाता, तो आपको लेफ्ट साइड के NH4+ में कमी होते दिखती और NH4OH बढ़ते दिख रहा होता। अभी ये दोनों अपोजिट साइड के लोग हैं, लेकिन यही OH- जो बेस ने मिलाया उधर के OH- एसिटिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेस है तो एसिड से रिएक्ट करेगा। क्या क्या बनेगा उससे? CH3COO- और H2O। क्या हुआ इससे? एक साइड का एसिटिक एसिड कम होगा तो दूसरी साइड का एसिटेट आयन बढ़ जाएगा। अगेन ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। बफर में दो ही तरह के क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपसे कंपाउंड्स के नाम लिखे होंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन विल एक्ट एज अ बफर। आपको बफर पहचानना है। एक एक करके आप टाइप पढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने एक टाइप पढ़ी। इस तरीके का बफर बनने के लिए आपके पास एक सॉल्ट होना चाहिए जो WaWb सॉल्ट हो। दूसरे क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे तो पीएच के फॉर्मूले में बाकी सब पुटों के पीएच पूछा जा रहा होगा या पीएच पुट करके कुछ और निकलवाया जा रहा होगा। तो आपको हर बफर के लिए दो चीजें ही सीखनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई द बफर और हाउ टू यूज पीएच वाला फॉर्मूला। तो हाउ टू आइडेंटिफाई बफर ये टाइप 1 में तो क्लियर है ना। क्या ढूंढना है मुझे? सॉल्ट जो WaWb सॉल्ट है, पुरानी पड़ी हुई कैटेगरी का ही एक नया नाम है। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट को ही सिंपल बफर बोलते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मूले से ये साफ दिख रहा है कि उनमें पीएच विल नॉट चेंज जब तक टेम्परेचर ना बदला जाए, तो वो बफर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है। मेन कैटेगरी ये है मिक्स्ड बफर्स। 90% बफर वाले क्वेश्चन इस कैटेगरी पे आएंगे। इनमें दो पढ़ने आपको, एक को खूब डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, उसके नेक्स्ट 5 मिनट में दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। जैसे फॉर्मूला इसमें बनेगा पीएच में, बेसिक बफर में वहां पीओएच लिखा होगा, जहां इसमें पीके आ रहा होगा वहां पीके भी आ रहा होगा, तो सब कुछ सिमेट्रिकल है। एक वैरायटी समझ में आ जाएगी तो दूसरी अपने आप आएगी। व्हाट इज एसिडिक बफर? नाम में मिक्स्ड बफर इसे क्यों बोला गया है? ये मिक्स्ड बफर क्यों है? सिंपल बफर में जो नाम लिखा वो एक बंदा था, सॉल्ट सिंगल चीज थी। मिक्स बफर जोड़े को बोलते हैं। दिस इज अ कॉम्बो ऑफ टू कंपाउंड। उनमें से कोई एक है और एक नहीं है, वो यूजलेस है, वो बफर नहीं कहलाएगा। उन दोनों का एक बीकर में एक साथ होना तभी वो बफर है। एसिडिक बफर का प्राइमरी कंपोनेंट है वीक एसिड। एसिडिक बफर का प्राइमरी कंपोनेंट है वीक एसिड, और ये वीक एसिड आपको दो बार चाहिए। एक बार अकेला भी चाहिए, प्लस दूसरा कंपोनेंट है एसिडिक बफर का सॉल्ट। सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस की रिएक्शन से। जो सॉल्ट बनाना है उसमें ये वीक एसिड ही दोबारा यूज होना चाहिए। वीक एसिड डबल रोल में है। क्या क्या काम है उसका? अकेले भी दिखना चाहिए और सॉल्ट बनाने में भी वही वीक एसिड यूज होना चाहिए।
इस कॉम्बिनेशन को एसिडिक बफर बोलते हैं। वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सेम वीक एसिड वर्ड मेन है क्योंकि बफर एक्शन में कॉमन आयन इफेक्ट का रोल होता है। तो अगर आपने एक वीक एसिड 2 बार यूज किया तो सॉल्ट में भी आधा नाम उसी वीक एसिड से रिपीट होता दिखेगा और उस कॉमन आयन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है आपके कैलकुलेशन में। तो मैं एग्जांपल्स जो लिख रहा हूं उसमें नाम पहले बाद में कोई भी लिखा आ सकता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पर एक चीज एसिड और एक उसी एसिड का सॉल्ट दिखना चाहिए। तो अगर मैंने लिखा CH3COOH तो मेरी प्राइमरी शर्त पूरी हो रही है, वो एक वीक एसिड है। और मैंने इसी को फिर एक बार बोला और मैंने इसमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन एज्यूम करी, लेट्स से NaOH से, तो ये प्लस NaOH CH3COO Na बनाते ये नाम आगे पीछे कैसे भी लिखे हो आपको, इस जोड़े को, इस पेयर को आप एसिडिक बफर बोलते क्योंकि ये उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। वन ऑफ द नेम्स इज वीक एसिड, दूसरा नाम उसी वीक एसिड से बना सॉल्ट है। HCN वीक एसिड है। सपोज करिए मैंने अब KOH वाला बेस लिया था तो आप KOH प्लस इसकी रिएक्शन से KCN वाला सॉल्ट बन गया होगा, ऐसा बोल सकते थे। ये सारे कॉम्बिनेशन इस डेफिनेशन पे फिट बैठ रहे हैं। पहला नाम हर बार मैं एक वीक एसिड का लिख रहा हूं, नाम में पहले दूसरे से मैटर नहीं है, वन ऑफ द नेम्स वीक एसिड है। और दूसरा NaOH के साथ सॉल्ट, NaOH और इसी एसिड का सॉल्ट है, KOH और इसी एसिड का सॉल्ट है। अब यहां न्यूमेरिकल होने से पहले थ्योरी में ही कई बातें हैं जो आपको एसिडिक बफर पहचानने में ध्यान रखनी है। अगर मेरा क्वेश्चन यही का यही है, इनमें से कौन एसिडिक बफर है और ऐसे पेयर्स वहां लिखे हैं, तो आपको जो नहीं है वाले जो रिजेक्ट होंगे वो कैसे कैसे वाले होंगे, या तो कभी एसिड स्ट्रांग दिया है तो वो स्ट्रांग वाला पेयर आप बफर में नहीं है ऐसा बोल रहे होंगे, या फिर मैंने वीक एसिड के साथ सॉल्ट ऐसा बोला जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको जो सॉल्ट है उस नाम में और वीक एसिड में कॉमन आयन दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि आपने सेम वीक एसिड दोहराया है, सॉल्ट के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कॉमन आयन जरूर होगा। जैसे इसमें CH3COO माइनस वो कॉमन है विद द एसिड, Cn माइनस कॉमन है, HCO3 माइनस कॉमन है, H2PO4 माइनस कॉमन है, HS माइनस कॉमन है, तो कुछ ना कुछ उस सॉल्ट में वो आयन जरूर प्रेजेंट होगा जो वीक एसिड के साथ कॉमन रहा हो। अगर मेरे को इन्हीं नामों को दोबारा लिखना है तो यहां सॉल्ट ऑफ, यहां तक तो पाबंदी है, सेम वीक एसिड विद, यहां पे तो पाबंदी नहीं है ना कि स्ट्रॉन्ग कौन सा लेना है, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ले सकते थे। वापस यहां आइए, आपने एसिटिक एसिड लिया प्लस सॉल्ट बनाने में इस एसिटिक एसिड में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे KOH मिलाया, तो KOH मिलाने पे ये CH3COO बनता, लेकिन CH3COO पार्ट तो तब भी आता ना, यानी जो दूसरा नाम है सॉल्ट उसके पूरे नाम का महत्व नहीं है, पूरा नाम इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसका आधा टुकड़ा ही काम का है जो
कॉमन आयन है, आप यहाँ Na लिखो K लिखो, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, पर उसमें एसिटेट आयन जरूर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैंने ये नाम दोबारा लिखे और मैं एसिड का नाम पूरा लिख दूं, सॉल्ट का नाम पूरा नहीं लिख के उसका केवल कॉमन आयन वाला पार्ट भी लिख दूं, तो आप उसको बफर में टिक करेंगे। अगर ये लिखा है एसिटिक एसिड प्लस CH3COO माइनस, तब भी ये बफर टिक होगा। HCN CN माइनस, तब भी ये बफर टिक होगा। इतना इतना भी आप इसको टिक कर सकते हैं। और अगर मैंने ऐसा कहा कि CH3COOH के साथ आप केवल इतना हिस्सा लिख देंगे तो भी मुझे चलेगा, तो ये जो चलेगा मैं अंडरलाइन कर रखा है, इसका कुछ और नाम है क्या? जो हम कॉन्जुगेट वाले नाम सीख चुके हैं। अगर ये चीज एसिड है तो H+ हटाने पे ये उसका कॉन्जुगेट बेस ही है। एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के जोड़े को ही बफर कहा जाता है। सॉल्ट के पूरे नाम का इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सॉल्ट में कॉन्जुगेट आयन वाला पार्ट है उतना उतना लिख देना भी सफिशिएंट होगा। लिखिए स्टार मार्क में, ओनली कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट, only common ion present in the salt, only common ion present in the salt can be written instead of complete salt. Only common ion present in the salt can be written instead of complete salt. और ब्रैकेट में लिख दें, this common ion is also called conjugate base. तो अगर इतने इतने भी लिखे हैं तो आप इन्हें एसिडिक बफर में करेक्ट टिक करेंगे। वही नाम शुरू वाले मैंने लिखे 2-3, उनमें से वीक एसिड का नाम कंप्लीट लिखना है, सॉल्ट का सिर्फ वो पोर्शन भी लिख देंगे जो कॉमन आयन है, या उसी कॉमन आयन को आप कॉन्जुगेट बेस अपने उस ओरिजिनल वीक एसिड का बोल सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए, ब्लड में कौन सा बफर प्रेजेंट है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कार्बोनिक एसिड CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर वाला H2CO3 और बाई कार्बोनेट आयन वाला HCO3 माइनस, इस कॉम्बिनेशन को बफर इन ब्लड, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन में आप इसको याद रखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बफर चाहे एसिडिक या इसके बाद जो आना है बेसिक, दोनों में ये बात वैलिड है। बफर के क्वेश्चंस आपको दो तरीके के मिलेंगे। आसान वाले वो होंगे जिनमें क्वेश्चन में वही नाम लिखे आ रहे हैं जो आपकी डेफिनेशन पे सीधे ही फिट हो जाते हैं, आपको तुरंत ही जज हो जाएगा ये बफर वाला न्यूमेरिकल है। अगर उसमें एसिडिक एसिड 1 मोल है, सोडियम एस्टेट 2 मोल है, ऐसा कुछ डेटा दिया है, आप नाम पढ़ते ही समझ जाओगे कि एसिटिक एसिड सोडियम एस्टेट मेरा पेयर एसिडिक बफर वाला है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट माने जाते हैं वो है नाम सुनने पे ऐसे दिखेंगे जो बफर नहीं है, नाम सुनने पर ऐसे दिखेंगे जो बफर नहीं है, लेकिन वो नाम ऐसे हैं जिनकी आपस में रिएक्शन होती है।
और आपने रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा होना है कि वो बफर क्रिएट हो जाएगा। टाइप 1 क्वेश्चन कैसा है, ऑलरेडी वो कंपाउंड बफर हैं जो दिए हुए नाम आए। टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे हैं, जो नाम दिए वो खुद बफर नहीं है बट रिएक्शन के बाद बफर क्रिएट होना है। अब मैंने आपसे सपोज किसी क्वेश्चन में ये बात जो मैंने बोली ये आपको नहीं क्लिक होती थी और आपने बिल्कुल रेडीमेड जो बॉक्स में लिख रखी है डेफिनेशन उसको रट रखा है, और ऐसा कोई पेयर आपसे पूछा जाए कि ये एसिडिक बफर है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है साहब, क्योंकि इसमें वीक एसिड के साथ सॉल्ट थोड़ी ना दिया हुआ है। जब मैं ऐसे नाम दूंगा तो मैं इनमें साथ में कुछ संख्याएं दूंगा साथ में, और वो संख्या होंगी या तो मोल में या मोलैरिटी में M1 M2 और वॉल्यूम में V1 V2। तो M into V करके भी आप मोल तक पहुंच सकते हो। तो मैं इसका कुछ M1 V1 पता होगा, इसका भी कुछ M2 V2 पता होगा, और ये नंबर डिसाइड कराएंगे कि मुझे इस पेयर को बफर बोलना है या नहीं। ये बफर बन सकता है कैसे, आपको बस इसको ऐसा देखना है, आपको बस इसको ऐसा देखना है। अगर मैंने बोला एसिटिक एसिड मेरे पे मोल्स में या M into V में ज्यादा है, बेस के साथ वो रिएक्ट करेगा, क्या करेगा रिएक्शन के बाद, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। सॉल्ट कौन सा बनता, CH3COO Na बनता। आपको ये नाम और ये नाम एक साथ अगर मिल गए तो बफर है। पहली बार आपको ये दोनों नाम डायरेक्ट दिए हुए आए थे, अब आपने ये दोनों नाम खुद से क्रिएट करे। अगर ये 5 मोल है, ये 3 मोल है, तो आप क्या बोलेंगे 1 1 2 2 3 3 तक रिएक्शन होते होते ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह खत्म हो जाएगा, पर इसके तब भी 2 मोल बच गए और यहाँ 3 मोल सॉल्ट बन भी चुका है। जो सॉल्ट बना वो उसी बीकर में है, जो एसिड बच गया वो भी उसी बीकर में है। अब आफ्टर रिएक्शन दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बफर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बफर का काम करेगा। हरी बात समझ में? यानी आपको इसको ऐसे इमेजिन करना है कि टाइप 1 में आप कोई केमिस्ट की शॉप पे गए जहां केमिकल्स मिलते हैं और आपने बोला हमें सर ने पढ़ाया है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिला दो तो उससे एसिडिक बफर बनता है। तो आप गए दुकानदार से बोला भैया 1 किलो एसिटिक एसिड तोल दो और 1 किलो सोडियम एसिटेट भी तोल दो। उसने दोनों दे दिया आपको 1-1 किलो, आपने घर पे भगोने में दोनों मिलाए, एसिडिक बफर इज रेडी। सेकेंड सिनारियो क्या है, आपने बोला उसको 1-1 किलो ये दोनों बांध दो। उन्होंने कहा साहब सोडियम एसिटेट तो शॉर्ट चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक है, सोडियम एसिटेट की बहुत डिमांड चल रही है, ये तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, NaOH दे दूं क्या? आपने कहा दे दो। अब NaOH दे दो तो एक काम करो फिर एसिटिक एसिड जो है 1 किलो की जगह 3 किलो बांध दो। तो ये वाला आप लाए अब ज्यादा, ये वाला आपको अवेलेबल नहीं था, के बदले आप ये लाए और अब क्या हुआ, घर पे आके रिएक्शन करा ली, NaOH निपटा दिया, इसमें से कुछ बचा भी रह जाएगा और उन दोनों की रिएक्शन से वो सॉल्ट आपने क्रिएट कर लिया जो आपको चाहिए था। हरी बात समझ में? अब कभी 11th-12th में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किए हो तो उसमें एक तो बीकर में नीचे लेके बैठते हैं, एक टप 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 ऊपर से गिराते हैं। तो एसिटिक एसिड तो लेना है बीकर में नीचे और NaOH को गिराना है ऊपर से। वो हर एक बूंद पे बफर बन रहा है, हर एक बूंद पे बफर बन रहा है। कैसे? अगर मैं ऐसा बोलूं कि एसिटिक एसिड मेरे पास 100 ड्रॉप्स के बराबर है और हर एक बूंद NaOH 1 ड्रॉप के बराबर एसिटिक एसिड को निपटा देता है, तो अगर मेरे पे 100 ड्रॉप्स के बराबर एसिटिक एसिड है और मैंने कहा 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स गिरे हैं, क्या होगा? वो तो हर ड्रॉप गिर के खुद तो निपटती जा रही है ना, और उसने 5 ड्रॉप्स के बराबर एसिटिक एसिड खत्म कर दिया, तो 100 - 5 95 ड्रॉप के बराबर तो वो बच गया, और जो 5 खत्म हुए के बदले सॉल्ट बनेगा। तो आपके पास वो सब उसी बीकर में तो चल रहा है। तो जब जब आप टाइट्रेशन में उस वीक एसिड को इनकम्प्लीट रिएक्शन कराओगे तब तक हमेशा एसिडिक बफर बनेगा। कब तक? 100 ड्रॉप है तो 1 2 3 4 5 6 99 नंबर की ड्रॉप तक ये एसिडिक बफर का न्यूमेरिकल है। और यही इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि 100वीं ड्रॉप गिरते ही बफर का काम खत्म हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि 100 ड्रॉप पे ये खत्म हो चुका है, अब केवल ये ही है आपके पास, और अब बफर की कहानी खत्म, पिछले टॉपिक की कहानी चालू, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला बताया ना अपने को, तो एक ही क्वेश्चन में डेटा थोड़ा हेर फेर करके उसको दोनों रस्तों पे ले जा सकते हैं। इनकम्प्लीट रिएक्शन जब तक रहेगी बफर का क्वेश्चन होगा, कंप्लीट रिएक्शन होते ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एसिडिक बफर्स आर फॉर्म्ड, acidic buffers are formed when weak acid acidic buffers are formed when weak acid undergoes incomplete neutralization when weak acid undergoes incomplete neutralization with strong base. Acidic buffers are formed when weak acid undergoes incomplete neutralization with strong base. मैंने यही एसिटिक एसिड वाली रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे लिख दी। एसिटिक एसिड में NaOH मिलाया जा रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बनते, और मैंने संख्या में x एंड y सिंबल लिखे। x मोल मेरे पे एसिटिक एसिड है, y मोल मेरे पे NaOH है, बट x इज ग्रेटर देन y, तो फिर y छोटा होने की वजह से लिमिटिंग रिएजेंट बन के खत्म हो गया, NaOH का काम नहीं है। 1:1 पे रिएक्शन बैलेंस है, यानी NaOH के जितने भी मोल रहे होंगे उतने मोल एसिडिक एसिड के खर्च भी हुए होंगे, तो x में से y खर्च हो गए, x माइनस y, इसकी एक्सेस आपके पास बची है। एक्स वाई की जगह वही 5 और 3 इमेजिन कर सकते हो आप। 5 मोल यहां होते, 3 मोल यहां होते तो 3 वाला खत्म हो जाता, यहां 5 माइनस 3 अभी भी 2 मोल एक्सेस एसिड की बची होती, उधर y एंड y मोल बन चुके होंगे। कहां है एसिडिक बफर? कहां पे है एसिडिक बफर? जो एक्सेस में वीक एसिड बच गया और जो सॉल्ट बन चुका है, ये कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर है। तो दिमाग में 2 सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। इजी वर्जन, बफर आइडेंटिफाई करना, वो कंपाउंड जो डायरेक्टली रटे हुए हैं कि ये दोनों को तो बफर बोलते ही हैं। सेकंड टाइप इज मोर इंटरेस्टिंग, जहां दिए गए नाम खुद बफर नहीं है बट रिएक्शन होनी है, रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा क्रिएट हो गया जिसको आप बफर बोलेंगे। अगर ये x और y कम ज्यादा नहीं बराबर होते, 5 मोल 5 मोल, तो ये दोनों 0-0 होते और वो 5 मोल केवल सॉल्ट के ही आपके पास बचे रह जाते, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला बन जाता। वीक एसिड ग्रेटर देन चलना तो बफर है, और वीक एसिड खुद खत्म हो गया, सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट रह गया, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है।
ठीक है। एक और थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई एसिड दिया है नाम से और वो पॉलीबेसिक एसिड है, पॉलीबेसिक एसिड के नाम के साथ दूसरा कंपाउंड कोई सॉल्ट लिखा है, आपको पहचानना है कि वो बफर है या नहीं। अभी पीछे जाइए नोट्स में, हमने एक पेयर ये वाला लिखा हुआ है H2CO3 और NaHCO3 या HCO3 माइनस। तो ये मैंने जो डेफिनेशन समझाई उस पर परफेक्ट फिट है, क्योंकि मैंने कहा था सॉल्ट का केवल कॉमन आयन वाला पार्ट भी लिख सकते हो आप, उसी को कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। तो अगर ये एसिड है तो H प्लस हटने के बाद ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, आप इस पेयर को एसिडिक बफर बोलते। मैंने क्वेश्चन में पूछा ये पेयर को मुझे बफर बोलना है या नहीं, मुझे इस पेयर को बफर बोलना है या नहीं। तो ये वीक एसिड है, ये उसी वीक एसिड का NaOH के साथ बना सॉल्ट है। तो अगर मोटा मोटा वाली डेफिनेशन देखते हैं तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट पे ये फिट बैठ रहा है। बहुत बारीक में चले गए कि सर वो कॉमन आयन कॉन्जुगेट, वो वाली बात भी तो थी, तो इससे वो वाला आयन देखेंगे तो कार्बोनेट आयन है, तो ये इसका कॉन्जुगेट थोड़ी ना है, ये तो 2H प्लस का फर्क आ गया। तो ये प्लस ये को नहीं बोलना चाहिए, ये प्लस ये तो समझ में आता है। अब एक आर्टिकल चैप्टर में आगे पढ़ना है आपको, और वो ये बताता है कि जब भी कोई पॉलीबेसिक एसिड है तो उसको एक्चुअल बेसिसिटी जितनी है उतने स्टेप में एक एक H प्लस देना होता है। तो अगर H2CO3 है तो उसका 2 स्टेप में एक H प्लस निकलेगा। तो पहला स्टेप कैसा हुआ होता, H2CO3 टूटता H प्लस और HCO3 माइनस में, अगली बार HCO3 माइनस एक और H प्लस देगा और CO3 माइनस 2 में टूटेगा। तो लॉजिक तो यही कहता है कि या तो H2CO3 का पेयर HCO3 माइनस के साथ बनाओ, या HCO3 माइनस का पेयर CO3 माइनस 2 के साथ बनाओ। पहले और इस वाले का पेयर तो नहीं बनना चाहिए, लॉजिक तो ये है। लेकिन आपको बुक्स में ये और ये भी पेयर में बफर ही लिखा मिलेगा। और उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि जब भी आप ये मल्टी स्टेप आयनाइजेशन सीखोगे तो वहां पे आपको बोला जाएगा पहला स्टेप का जो भी अल्फा या Ka है, दूसरे स्टेप का अल्फा या Ka और छोटा होगा, तीसरे स्टेप का अल्फा या Ka और छोटा होगा। तो अगर आप एक वीक एसिड लेके चले, उसका फर्स्ट स्टेप का ही अल्फा पुअर है और सेकंड स्टेप पे आप ये कह रहे हो कि अल्फा और Ka और कम हो जाएंगे, तो जब आपने H2CO3 से HCO3 माइनस बनाया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं थी कि ये बना तो वो खत्म हो गया। कैसी रिएक्शन है ये, वीक एसिड वाली, यानी आपके सॉल्यूशन में ये भी है और ये भी है। अब जब ये वाला आयन अगली रिएक्शन में खर्च हुआ तो वो भी रिएक्शन कैसी है, वीक वाली है, और वीक वाली है इसका मतलब क्या है, सारे का सारा HCO3 माइनस खर्च नहीं होगा, कुछ HCO3 माइनस CO3 माइनस 2 में कन्वर्ट हो गया है। यानी अगर मैंने आपको वो टॉपिक आगे जो पढ़ना है वर्बली समझा दिया और मैं आपसे पूछूं पानी में H2CO3 डालने पर मुझे क्या क्या स्पीशीज दिखेंगी, तो आपको क्या क्या स्पीशीज बोलनी है। H2CO3 खुद वीक एसिड है, थोड़ा टूटेगा थोड़ा बचेगा, तो H2CO3 वहां प्रेजेंट है। HCO3 माइनस बना, उसका थोड़ा सा पार्ट अगले स्टेप में कार्बोनेट आयन में टूट गया, तो ये थोड़ा टूटा थोड़ा बच भी गया, ये भी है उस सॉल्यूशन में। एंड सेकेंड स्टेप के बाद ये वाला आयन भी है, तो वहां तो सारी चीजें है ना। आपको जिसका जोड़ा बनाना है बना लीजिए, आप उसे बफर ऑफ दिस प्लस दिस बोलेंगे तो भी सही है, और उसे बफर ऑफ दिस प्लस दिस बोलेंगे तो भी सही है। आ रही मेरी बात समझ में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, H2CO3 और Na2CO3 इज अ बफर, वहां पे उसको आंसर दिया गया है। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा अगर H3PO4 Na3PO4, तो पहले लुक में आप इसे मना कर देते हो कि सर इसमें आपने जो नोट्स में लिखा है वो तो ये वाला सॉल्ट लिखाया था, और ये वाला सॉल्ट तो अपने को जम रहा है कि H3PO4 H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन अगर Na3PO4 देखेंगे और उसका आयन तोड़ के क्या लिखूं,
PO4-3, तो एकदम से तो वो कॉन्जुगेट वाली बात नहीं दिखी उसमें, कैसे बना होगा फिर ये टुकड़े टुकड़े में जो मल्टी स्टेप आयनाइज हुआ होगा वैसे बना होगा। आपने ये जो आयन बनाया इससे अगला वाला आयन भी टूटा होगा, H प्लस HPO4-2, ये भी आगे टूटेगा, H प्लस PO4-3। तो अल्टीमेटली आपके पास उस बीकर में वो स्पीशीज जरूर होंगी जिनके कॉम्बिनेशन को आप बफर बोल पा रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा ये स्टार मार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। Polybasic acids ionize in multiple steps. Polybasic acids ionize in multiple steps, each giving one H plus ion. Polybasic acids ionize in multiple steps, each giving one H plus ion. Hence, they can form more than one type of acidic buffers. Hence, they can form more than one type of acidic buffers. ये सब तो न्यूमेरिकल से पहले वाली बातें चल रही हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन सिखाया जा रहा है कि किन किन जगह पे आप एसिडिक बफर वर्ड यूज कर सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होगा जो डेफिनेशन लिखी वो परफेक्टली खुद ही मैच होती दिख रही हो, एक नाम आपको वीक एसिड का दिख रहा हो और एक सॉल्ट का दिख रहा हो। बाकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी एनालिटिकल हैं, जिनमें से एक सिचुएशन है नाम ऐसे दिए हो जो रिएक्शन के बाद बफर बने, और एक ये नई इंफॉर्मेशन और है। अगर आपके पास कोई वीक एसिड है बट वो पॉलीबेसिक है, तो पॉलीबेसिक एसिड में कई तरीके के कॉम्बिनेशंस को आप बफर बोल सकते हैं। जैसे H2CO3 खुद वीक एसिड है तो आप उसे NaHCO3 के साथ तो बोलोगे ही बोलोगे कंफर्म, ये तो आपकी प्राइमरी डेफिनेशन पे ही फुलफिल कर रहा है। क्या है इसमें, H2CO3 वीक पार्ट है तो HCO3 माइनस कॉन्जुगेट वाला दिख रहा है। दूसरा, ये पहले के बजाय इसको ना देख के इस वाले को देखिए, थर्ड नंबर को, ये नाम पहली बार देखेंगे तो आप फिर इसे मना करके आ जाओगे, ये तो बफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट और सॉल्ट ही लिख दिया आपने, तो ये दोनों सॉल्ट और सॉल्ट नहीं है इस समय पे। NaHCO3 को आपने एक नाम दिया था थ्योरी में, और वो नाम था एसिडिक सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोला ही क्यों गया था, क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल H है। तो जैसे H2CO3 H प्लस दे के एसिड बन सकता है, वैसे ही NaHCO3 जब H प्लस रिप्लेस कराएगा तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका नाम, और इसमें से H प्लस हटने के बाद जिसमें जो कॉन्जुगेट है कौन सा, CO3-2 वाला, इस वाले पेयर को भी आप एसिडिक बफर बोल सकते हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट वाले को भी बोल सकते हैं, ये बोलते हुए कि टुकड़ों टुकड़ों में आयनाइजेशन होगा तो सॉल्यूशन में सारी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। इन सबको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि H2CO3 solution will contain H2CO3 भी, HCO3 माइनस भी, CO3-2 भी, ये सारी स्पीशीज वहां प्रेजेंट होंगी। किसी भी पेयर को आप बफर की तरह एक्ट करता हुआ बोल सकते हो।
मोर देन वन करेक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन देखें। मोर देन वन करेक्ट है। वन टू थ्री वाले में एसिड के साथ यूज होने वाला बेस सेम है, फोर्थ ऑप्शन में मैंने बेस नाम से बदल दिया है। तो वन टू थ्री वाले ऑप्शंस चेक होने में आपको CH3COOH जो एक वीक एसिड है को KOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा ऐसा बोलना है। तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड है, बेस है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, CH3COOK और H2O। तो इन दोनों, इन चारों नामों में से कौन से वो दो हैं जिनसे बफर बनना है? एसिटिक एसिड और CH3COOK। अब ये एक्स मोल वाई मोल वाली बात ही है यहाँ, क्या ज्यादा और क्या कम चाहिए? ये बचना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। तो आपको 1N1 दिख रहा है, क्या दिक्कत आएगी? 1N1 पे दोनों 0 0 हो जाएंगे, केवल एसिटिक वो सोडियम पोटेशियम एसिटेट अकेला बफर नहीं है। तो जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 1 2 3 में वर्बली तीनों समझा दे रहा हूं। 2 और 1 क्या होगा? ये वाला ही दिखा रहा हूं मैं, 2 वाला। 2 1 0 0, 2 -1, एक बच गया, ये खत्म हो गया, एक और एक ये बन गए। ये आपके पास वीक एसिड प्लस सॉल्ट एसिडिक बफर है। 1 2 3 तीनों इसी पैटर्न पे चेक होते, पर 2 सही निकलता। 1 में दोनों 0 0 हो गए तो भी नहीं है, और 1 और 2 में KOH बचा रह जाएगा तो भी नहीं है। आपको एसिटिक एसिड ज्यादा चाहिए था। फिर 4 भी मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि आप एक टाइप ऑलरेडी मिक्स बफर से पहले पढ़ चुके हैं, वो था सिंपल बफर। ये सिंपल बफर बन जाएगा क्योंकि वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को ही सिंपल बफर बोलते हैं। इन दोनों की रिएक्शन 1 1 0 0 से ये 0 0 1 1 हो जाएगा, और ये है WaWb सॉल्ट जो कि सिंपल बफर है। यानी आपके क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ये लिखी आई है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एसिडिक बफर, तो सिर्फ उतने दायरे में सोचना है। अदरवाइज आप एक थर्ड टाइप अभी और पढ़ोगे कॉल्ड बेसिक बफर, और फिर अगर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं इनमें से बफर कौन है, तो वो तीनों में से कोई सी भी टाइप पे भी अप्लाई हो सकता है और उसको आप बफर बोलते हैं। लकीली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था, जो बात अभी मैंने पॉली बेसिक वाली आपको समझाई कि वो एक एक करके H+ देता, आपके सॉल्यूशन में सारी स्पीशीज होती और आप कई तरह के एसिडिक बफर पॉली बेसिक से बना सकते थे, वो सारी बातें भी नहीं पता होती आपको, तो भी ऑड मैन आउट में आप इजीली गैस कर पाते, क्योंकि आपको कम से कम ये तो याद होता ही कि वीक एसिड से ही बफर बनना था। तो वो कम से कम वीक 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 उतना तो फुलफिल हो रहा है। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग वाला दिखेगा आप उसको नॉट ए बफर बोल देते।
लिखने से पहले सुन लीजिए बातें। एसिडिक बफर अगर कुछ भी न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्मूले में ही कुछ ना कुछ अननोन होगा जो आपको निकालना है। मे बी आरएचएस सब कुछ पुट होके फाइंड द पीएच हो, मे बी पीएच दिया था और इधर की साइड कुछ अननोन क्रिएट हो रहा हो। फॉर्मूले का डिजाइन एक बार दिमाग में बैठा लें, बिकॉज बेसिक बफर में सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। यहाँ पीओएच दिखेगा, पीकेबी दिखेगा, सॉल्ट बाय बेस दिखेगा, तो डिजाइन इज क्वाइट सिमेट्रिकल इन बोथ टाइप्स। हर बुक में लॉग के अंदर जो रेशियो है वो सॉल्ट अपॉन एसिड ऐसे करके लिखाई जाती है। पहली वार्निंग, क्वेश्चन में सॉल्ट का नाम अगर दिया हुआ आता है तो उसकी जो मोलैरिटी दी है वो एज इट इज यहां नहीं चिपकानी है आपको। यहां लिखा सॉल्ट है पर सॉल्ट खुद नहीं पुट होना है। आपने थ्योरी में लिखा सॉल्ट के पूरे नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉल्ट का केवल वो हिस्सा काम का है जो कॉमन आयन विद द एसिड है। तो आपको अपने सॉल्ट को तोड़ना है और तोड़ के सिर्फ वही वाला आयन निकालना है जो कॉमन है, उसी की कंसंट्रेशन यहां पुट होगी। तो क्या सर इससे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? सॉल्ट खुद नहीं पुट होना, सॉल्ट का कॉमन आयन ही पुट होना है। क्या इससे वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? यस। अगर आपका वो सॉल्ट ए बी टाइप हुआ तो वो सी में जब टूटेगा कंसंट्रेशन तो वो ए प्लस बी सी ही दे रहा होगा, बी माइनस बी सी ही दे रहा होगा। वही वैल्यू यहां एज इट इज पुट हो जाएगी। जैसे CH3COO CH3COO अगर इसकी कंसंट्रेशन सी है और मैंने कहा इसको तोड़ लो तो क्या क्या टूटेगा? ये CH3COO माइनस और Na प्लस। तो जब ये C 100% डिसोशिएट होके खुद जीरो होगा तो ये C ही और ये C ही मिलेगा। तो आप C वैल्यू सोडियम एसिटेट नाम से पुट करते फॉर्मूले में या एसिटेट आयन नाम से पुट करते, नंबर तो वही पुट होता ना। लेकिन मैंने कहा ये सोडियम एसिटेट नहीं बेरियम एसिटेट है, तो बेरियम एसिटेट का फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा AB टाइप, और बेरियम एसिटेट का फॉर्मूला होगा CH3COO होल ट्वाइस बेरियम। और वो अगर C कंसंट्रेशन पे है तो वो जब टूटेगा तो वो 2 एसिटेट आयंस देगा और आपको वो डबल होने के बाद वाले आयन की वैल्यू ही वहां रखनी होगी। तो मुझे सॉल्ट जो दिया है नंबर में हमेशा वो यहां पुट होता नहीं दिखेगा, कभी कभी उसको इंटू 2 इंटू 3 करना पड़ सकता है अगर उसने कॉमन आयन ज्यादा दिया होगा तो। ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिखेगी आपको बात, ठीक है। तो ये पहली बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। फॉर्मूला बाय नेम हेंडरसन इक्वेशन इसको बोलते हैं, नाम का ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बाय नेम इट इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। अब आई दूसरी काम की बात। अगर किसी क्वेश्चन में CH3COOH और CH3COO दिए हुए आए, नाम से आप पढ़ चुके हो कि वो वीक एसिड है, सॉल्ट है, एसिडिक बफर बना होगा। अब मैंने इसका कुछ 0.1 मोलर, इसका कुछ 0.1 मोलर दिया और पूरे क्वेश्चन में मोलैरिटी में नंबर दिए आए, वॉल्यूम नाम का कोई डेटा नहीं है। नो वॉल्यूम इज गिवन एट ऑल। ना वो फाइंड द वॉल्यूम पूछ रहा है, ना वो वॉल्यूम कुछ दे रहा है, और आपसे उसने सीधे बोला पीएच निकालो। तो पीएच निकालो के नाम पे उसने आपको एसिडिक एसिड का के या पीके दे रखा होगा, वो आप यहां रखते और ये 0.1 सीधे ही यहां रखने में आ जाता। वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं हो रही होती। सुनिए मैं ये क्या बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन वाला आपको केवल कंसंट्रेशन दे और वॉल्यूम ना दे रहा हो तो पहले ये बात समझ लीजिए ये क्या लिखा है। मैंने कहा अगर सॉल्ट अपने बीकर में अलग होता, उसकी कुछ मोलैरिटी, उसका कुछ वॉल्यूम में बताऊं, एसिड अपने बीकर में अलग हो, उसकी मोलैरिटी अलग बताऊं, वॉल्यूम अलग बताऊं, तो अगर मैं दोनों के वॉल्यूम अलग बता पा रहा हूं इसका मतलब क्या है? दोनों अभी अलग अलग कंटेनर में हैं, तभी तो एक के 100 ml एक के 200 ml आप अलग देख पा रहे हो। तो वो अपने बीकर में ही बैठे रहेंगे तो बफर थोड़ी ना बन जाएगा, उनको मिलाना पड़ा होगा तभी तो बफर बनेगा। और अगर एक 100 ml और एक 200 ml चीज मिक्स होगी तो टोटल 300 होने का कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना। तो मोलैरिटी चेंज हो जाती है जब चीजें आपस में मिक्स होती हैं। कैसे निकालनी मोलैरिटी? पुराना M इंटू वी टोटल वॉल्यूम का डिवाइड, तो M1V1 V टोटल का डिवाइड, M2V2 V टोटल का डिवाइड। ये जो M डैश है ये कौन सी है? मिलाने के बाद वाली कंसंट्रेशन, क्योंकि बफर मिलाने के बाद ही बना है। तो आपको इस फॉर्मूले में जो ओरिजिनल है M1 M2 वो पुट नहीं करने। कौन पुट करने हैं? M डैश वाले। अब वापस लौट के आता हूं मैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे दो नंबर दिए आए, वॉल्यूम ना दिया
ना पूछा, तो आप खुद से कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि ये जो दी हुई आई हैं ये मिलाए जाने के बाद वाली ही है, इसलिए मुझे सीधे पुट कर देना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम मैंने दिया ही नहीं और आप वॉल्यूम पकड़ के बैठे रहोगे तो V1 V2 तो अननोन ही रह जाएंगे ना फॉर्मूले में। तो आपके क्वेश्चन में ना वो वॉल्यूम दे रहा है और ना वो वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका मतलब क्या मानना है? कि जो कंसंट्रेशन दी है वो ऑलरेडी मिलाने के बाद वाली दी है, उनको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, बात खत्म, वहां V का डिस्कशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर अगर वॉल्यूम दिया है या पूछा है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में वो वॉल्यूम दिखना चाहिए ना। और वो कैसे दिखेगा? एम डैश निकाले। लेकिन सर ये तो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? तो लंबे में 2 लाइन छोटी कर सकते हो आप। मैंने कहा आपको ये एम डैश यहां रखना है और ये एम डैश यहां रखना है। सॉल्ट की बाद वाली, एसिड की बाद वाली रख दो इन्हें। रखने पे क्या होगा? डिवाइड करने पे V1 प्लस V2 कट जाएगा और आपके पास केवल M इंटू वी बचे रह जाएंगे। और M इंटू वी को ही तो मोल बोलते हैं। तो आपने शॉर्ट में ये बोल दिया कि एम डैश निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या यूज करने लगो? फॉर्मूले में मोल्स यूज करने लगो, क्योंकि अंदर फॉर्मूले में लॉग में वो दोनों चीजें रेशियो में है। अगर आपने एन अपॉन वी टोटल और नीचे भी एन अपॉन वी टोटल लिखा तो वो वी टोटल तो कटना ही है ना। जो आपके मोल्स रहे होंगे उसी की रेशियो डायरेक्टली काम में आ जाएगी। समझ में आया? तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, बिना वॉल्यूम वाला भी आ सकता है। जिसमें वॉल्यूम की बात नहीं हो रही होगी आप डायरेक्ट पुट कर लेंगे, मानते हुए कि मिलाए जा चुके के बाद वाली ही कंसंट्रेशन मुझे दी है, मुझे वी यूज करना ही नहीं है। लेकिन अगर वी दिया है या पूछा जा रहा है तो आप मोल्स की रेशियो यूज करें ताकि वहां वी क्रिएट हो। वो क्वेश्चन में वॉल्यूम दे तो यहां पुट भी हो पाएगा और वो वॉल्यूम पूछेगा तो भी यहीं से वो वी अननोन सॉल्व होगा। क्लियर है? अब लिख लें इन्हें। कल संडे को पढ़ाई कर लेना, पेपर बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। झुमरी तलैया यूनिवर्सिटी से बनवा रहे हैं। झुमरी तलैया यूनिवर्सिटी से बन के आएगा पेपर इस बार। 2 क्वेश्चन में यूनिट का गड़बड़ जरूर आएगी। यूनिट 2 क्वेश्चन में यूनिट का घपला जरूर आएगा, देख लेना। कहाँ झुमरी तलैया जा रहा हो? पेपर लीक होगा तो इसी की वजह से होगा। हाँ लिख लिए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं आगे।
एग्जैक्ट निकाल के बता दो कितना है। 4.88। जितना भी डिफिकल्टी लेवल अभी दिखेगा क्वेश्चन में, उसका इंटू 2x है एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल। अभी जितना डिफिकल्ट दिखे उसका इंटू 2 टाइम्स है डिफिकल्टी लेवल। क्यों? क्योंकि अभी तो पता है बफर पड़ा है तो बफर ही तो करा रहे होंगे। बाद में क्वेश्चन की भीड़ में ये नहीं पता लगेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है, वो पता लगाना मेन काम है। वो पता लग जाएगा तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आगे। क्वेश्चन की भाषा में कहीं बफर थोड़ी ना लिखा है। तो जब ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो लास्ट में क्या पूछा? फाइंड पीएच। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, फाइंड द पीएच। ये तो सारे क्वेश्चन में फाइंड पीएच ही हो रहा है। तो आपको वो एनालिसिस हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से ट्रैक पे जाना है। वीक एसिड आपको दिया हुआ है, दूसरा उसके साथ सॉल्ट दिया हुआ है, वो सेम वीक एसिड का ही है। और अभी ये सबसे आसान वाला एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, क्योंकि रिएक्शन के बाद बनाओ वो वाला नहीं है, डायरेक्ट खुद बना बनाया बफर है ये। ऑफ कोर्स ये एनालिसिस कहीं ना कहीं दिमाग में हुआ होगा, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप pH इक्वल टू pKa क्या लिखें? pKa में 5 माइनस लॉग 2 4.7 यहां आ गया, प्लस लॉग सॉल्ट वाली जगह 0.3 और एसिड वाली जगह 0.2। तो ये log 3 माइनस log 2 टाइप सॉल्व कर दीजिए 3/2, और ये 4.88 एग्जैक्ट ऐसा आ जाता। एक्स मोल वाई मोल वाली बात क्या समझी थी अपने? एक्स मोल वाई मोल वाली बात, कम ज्यादा मोल होने पे अगर वीक एसिड बच जाए, सॉल्ट भी बन जाए, तो वो बफर का क्वेश्चन होता। अगर वो बराबर बराबर होते तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन होता। तो वहां पे आपको ऐसा वर्बली मैंने समझाया था कि अगर आपने वीक एसिड ज्यादा और बीकर में नीचे लिया होता और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस एक एक ड्रॉप करके कम कम गिर रहा होता, तो वो आपको जब तक इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज दिखेगा तब तक वो बफर बनेगा। ये क्वेश्चन वही ही है। और लेकिन मेन कहानी वही है, आगे जाके मैथ्स जो होगी सो होगी। पहले पहले वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि ये दूर दूर तक बफर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन की भाषा में कोई हिंट नहीं है, लेकिन बफर है। क्यों है? क्योंकि ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों खुद तो बफर नहीं होते, पर रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनता है। और ये 25-75 खुद इस बात का प्रूफ है कि आपने फॉर्मिक एसिड को पूरा निपटाया नहीं है, तो उसका कुछ पार्ट बचा भी रह जाएगा और जितना न्यूट्रल हो गया वो सॉल्ट में कन्वर्ट भी हो जाएगा, और तब आपको एसिडिक बफर बनता दिखेगा। बोलिए क्या रिएक्शन लिखें? HCOOH plus KOH will give
HCOO प्लस वाटर आपके काम का है, या तो ये को एग्जिस्ट करने चाहिए वीक एसिड और सॉल्ट एक साथ। अब आपके फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन में बहुत बार आपने किया है, परसेंटेज तो 100 मान के चल लो, यहाँ पे भी 100 मान के चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूले में रेशो में ही कुछ रखना है। तो आपको इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सिंबल में सी लिख दो तो सी के टर्म्स में आ जाएगा, या परसेंटेज में सीधे 100 मान के चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लेट सी बराबर 100 पे चालू हुआ, ये तब 0 थे। केओएच के डेटा का कोई काम नहीं है, कैसा मानना है केओएच को, कैसा मानना है केओएच को, वो लिमिटिंग है, वो कम कम गिर के खत्म होता जा रहा होगा, उसका कोई काम नहीं है। तो ये वाले आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 25% के स्टेशन पे रुकोगे एक बार, और एक बार 75% के स्टेशन पे रुकोगे। बोलिए 25% न्यूट्रल, यानी 100 में से 25 निपटाया, 100 में से 25 खर्च, 75 बचा होगा, तो 25 कहां गया, 25 उधर सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। सिमिलरली 75 न्यूट्रल हो गया तो 25 बचा होगा, 75 सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। आपको कौन सा पेयर चाहिए, ये दोनों, इस वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिमिटिंग की तरह खत्म होता जाएगा, ऐसा आपको समझना है। ये है आपके पास एसिडिक बफर। तो ये अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट सा स्टेप हो गया सोचने के नाम पे। कैलकुलेशन में भी अभी थोड़ा बहुत काम बच रहा है, क्योंकि मेरे को पीएच एक बार नहीं बल्कि 2 बार निकालना है, और उसका डिफरेंस उसके बाद निकलेगा। सर पिछले क्वेश्चन में तो पीएच निकालना था तो के दिया था ना, आप तो फॉर्मिक एसिड का वो बताओ, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस के समय वो पीके टर्म कट जाना है। तो पीएच फर्स्ट बार का बोलिए क्या क्या लिखें फॉर्मूले में, बताइए। पीके जो पता नहीं है छोड़ दिए, प्लस लॉग सॉल्ट, पहले वाले केस में 25 सॉल्ट है, अपॉन एसिड 75 बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके पास pKa प्लस में लिखेंगे तो log 1/3, या माइनस का log 3 लिख दीजिए। log 1/3 को 3 इनवर्स करके लिखूंगा तो पार बाहर आ जाएगी ना, तो प्लस का log 1/3 है ये, या माइनस में इसी को log 3 लिख देते। दूसरी बार का पीएच, पीके वहीं का वहीं, प्लस लॉग सॉल्ट अब हो चुका है 75, और एसिड अब बचा है 25। अब ये रेशो 3 लॉग में प्लस में ही है, और आपको डेल्टा पीएच दोनों बार के पीएच वैल्यूज का अंतर टाइप निकालना है। तो बाद वाला पीके प्लस log 3 माइनस पहली बार वाला पीके माइनस log 3, पीके टर्म कैंसिल, और आपका आंसर ट्वाइस ऑफ log 3 ऐसा लिखा हो तो ये, नहीं तो ऐसे। इसमें 25 75 की जगह कुछ भी और परसेंटेज बोली जा सकती है, या फ्रैक्शंस में 1/4 3/4 ऐसे कुछ भी बोले जा सकते हैं। आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन है तो इनिशियली 1 मान के चल सकते हो, परसेंटेज के क्वेश्चन है तो इनिशियली 100 मान के चल सकते हो। सबसे इजी वाली मैथ्स इसमें कौन सी परसेंटेज पे होती, समझ में आ रहा है? सबसे इजी मैथ्स 50-50 पे। अगर आप 50% न्यूट्रल होंगे तो इधर भी 50 इधर भी 50, यहां 50/50 1 log 1 is 0,
पीएच पीके बराबर। ये सीधे थ्योरी रिजल्ट की तरह पूछा जाता है कि अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है तो उस समय का आंसर क्या आएगा। तो हाफ न्यूट्रलाइज पे पीएच का आंसर पी के बराबर आएगा। इसको आप सीधे याद रख सकते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन हाफ न्यूट्रलाइजेशन का होता यानी कि 50%, तो आपको सॉल्ट और बचा हुआ एसिड दोनों ही C/2 और हाफ और 50% लिखने को मिल रहे होते। तो लॉग में सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर होने की वजह से log 1 0 हो जाएगा और pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। ये थ्योरी रिजल्ट की तरह सीधे पूछा जाता है कभी कभी। एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पीएच की वैल्यू क्या है। जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आधा ही न्यूट्रलाइज हो तो 50-50% पे वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। लॉग में रेशियो 50/51 और log 1 0 होके पीएच इक्वल टू पीके रह जाएगा। क्लास वर्क तो कर लो पहले। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास तो और है अभी, तो क्या होगा जो बिना मॉड्यूल। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं मैं, लिख लो उसको, ट्राई कर लेना। फाइंड फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing find pH of solution containing equal moles of find pH of solution containing equal moles of weak acid HX, equal moles of weak acid HX and salt NaX and salt NaX. Find pH of solution containing equal moles of weak acid HX and salt NaX. ब्रैकेट में दिया है Kb of X minus, Kb of X minus equal to 4 into 10 power minus 4 into 10 power minus 4. 4 into 10 power minus 4. Kb of X minus दिया है 4 into 10 power minus 4.
लिख लो होमवर्क। फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले दे दिए थे क्या? 22 से 35 वाले ये हो चुके। फर्स्ट एक्सरसाइज में 91, 94, 95, 94, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 100 से 105 तक सारे, 100 से 105 तक, 107, 113, 113। सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 19, 23, 27। थर्ड एक्सरसाइज 7, 20, 29, 34, 37, 40, 48।